वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस का जो सिंपलेस्ट मीनिंग है इंग्लिश में वो ये है कि इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग समथिंग, यानी अगर आपके पास कोई चॉइस है, यू कैन चूज वेदर टू डू इट और नॉट। अगर आपके पास ऐसी कोई चॉइस है कि वो चीज करनी है या नहीं करनी, इसका मतलब है ऑप्शंस, यानी कि द पावर और राइट ऑफ चूजिंग इज ऑप्शन। तो ये हो गया सिंपलेस्ट इंग्लिश का मीनिंग। अब हमें देखना है कि फाइनेंशियल टर्म्स में ऑप्शंस का क्या मीनिंग होता है। तो ये देखिए, व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, यानी कि ऑप्शंस क्या है, ये एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव्स क्या है, एक बहुत ही सिंपल में आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में फिर से एक बार, कि इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की हुई है, कहाँ से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, यानी किसी और अंडरलाइंग एसेट से, किसी और एसेट्स की वैल्यू से अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाली जाती है तो उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, गोल्ड, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडाइसेस एटसेट्रा। तो ये सब अंडरलाइंग एसेट्स हो सकते हैं। तो इन इन एसेट्स से अगर हमारे एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकलती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार इस ऑप्शंस की डेफिनेशन को समझते हैं। ऑप्शंस आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव बायर। तो ये एक ऐसा एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, आप बोल सकते हैं कि ऐसा एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दैट गिव्स बायर, यानी जो इस ऑप्शन को बाय करता है उसे एक राइट देता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, मगर उसे एक राइट मिलता है टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेट। यानी कि जो भी ऑप्शंस को बाय करता है उसके पास एक राइट होता है कि वो उस अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकता है एक एग्रीड अपॉन प्राइस, एक जो कि प्राइस पहले से फिक्स होगी, और डेट भी। तो उस डेट को, एक जो प्राइस पहले से डिसाइडेड हुई है उस प्राइस पर उसे बाय कर सकते हैं, उस एसेट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, so it is a financial instrument that is based on the value of underlying securities, okay, such as stocks, bonds, currencies, interest rate, market indexes, exchange traded funds, future contracts, etc. Okay, so because they derive their value from something else, they are called as derivative. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, because they derive their value from something else, they are called derivatives. अब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक फार्मर है और एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर है। तो ब्रेड मैन्युफैक्चरर को व्हीट की जरूरत पड़ेगी, यानी गेहूं की। तो वो उस गेहूं को फार्मर से खरीदेगा। तो वो जब गेहूं फार्मर से खरीदेगा तो उस गेहूं की जो प्राइसेस है उसके उसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है, उस फ्लक्चुएशंस की वजह से उसके बिजनेस में जो एक रिस्क है कि कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है उसके ब्रेड की, अगर व्हीट के प्राइस इंक्रीज होगी व्हीट के प्राइसेस की, तो उसकी ब्रेड की प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकती है। तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे। अ फार्मर एंड ब्रेड मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें वेयर इट इज एग्रीड दैट फार्मर विल सेल द व्हीट एट ₹3000 पर टन। जहाँ पे फार्मर ये एग्री करता है कि वो अपने गेहूं यानी व्हीट को ₹3000 पर टन के रेट पर ब्रेड मैन्युफैक्चरर को सेल करेगा, और ब्रेड मैन्युफैक्चरर भी ये एग्री करता है कि वो उस व्हीट को ₹3000 पर टन के रेट पे बाय करेगा। और ये कब करेगा, एंड दिस ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस एट अ सर्टन एग्रीड डेट इन फ्यूचर। एक सर्टन डेट में इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो वो एक कोई भी डेट डिसाइड हो सकती है उन दो पार्टी के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट्स से 25 दिसंबर 2021। सो हियर द अंडरलाइंग एसेट इज व्हीट। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है, व्हीट है, यानी गेहूं। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली कॉल्ड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so here the parties has no option but to execute the terms of the contract on a certain date at a predetermined price। तो यानी कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है इसमें
दोनों पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि 25 दिसंबर को व्हीट का जो भी प्राइस हो मार्केट में, उसके अलावा उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है 3000, उसी 3000 प्राइस पे ही उन दोनों पार्टीज को वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 25 दिसंबर को गेहूं के प्राइसेस हो जाते हैं 4000 पर टन, तो फार्मर तो सोचेगा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है 3000 पे सेल करने का, लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट प्राइस तो 4000 चल रही है, तो यानी कि यहाँ पे उसका 1000 का लॉस हो रहा है। तो लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मान लो ब्रेड मैन्युफैक्चर के लिए भी मान लो अगर व्हीट के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, 25 दिसंबर को 2000 रुपीज उसकी प्राइस हो जाती है, तो फिर भी ब्रेड मैन्युफैक्चरर को 3000 के रुपीज में, यानी इंक्रीज प्राइस पे 1000 रुपए ज्यादा देके ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का। लेकिन अब मान लो यहाँ पे कोई ऐसी टर्म या ऐसी कंडीशन या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तैयार कर देते हैं जिसमें जिस डेट को ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है उस दिन अगर पार्टीज के पास ऑप्शन रहे कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर होना है, तो कैसा रहेगा। तो उसे ही ऑप्शंस के द्वारा हम वो आगे देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन, तो दो टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, कॉल्स एंड पुट्स। सो ओनिंग अ कॉल गिव्स यू द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपके पास वो अंडरलाइंग एसेट बाय करने का राइट रहेगा। और ओनिंग अ पुट, यानी कि जब आप पुट बाय करते हैं तो आपको एक अंडरलाइंग एसेट सेल करने का राइट रहेगा। ओके, so a call buyer would call option seller to give his asset away, while a put buyer would put his asset to sell to buyer of an option. Okay, तो यहाँ पे हम पहले सिंपल में देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर द राइट, ठीक है। ऑप्शन ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को एक राइट देता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा मगर एक राइट होगा। क्या राइट होगा, वो अंडरलाइंग एसेट बाय करने का। ओके, टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट, यानी कि वो अंडरलाइंग एसेट बाय या सेल करने का एक राइट रहेगा एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट, यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे और एक स्पेसिफिक डेट पे वो अंडरलाइंग एसेट बाय या सेल करने का उसके पास जो राइट रहेगा, उस राइट को हम कहते हैं ऑप्शंस। अब ये राइट बाय करने के लिए, वो अंडरलाइंग एसेट बाय करने के लिए अगर वो राइट लेता है तो उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, और वो अंडरलाइंग एसेट अगर सेल करने के लिए वो राइट लेता है तो उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैंने समझाई है, ओनिंग अ कॉल गिव्स यू द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, whereas owning a put gives you the right to sell that underlying asset. ओके, तो यहाँ पे कॉल को कॉल ऑप्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उस ऑप्शन को बाय करता है वो जनरली कॉल करता है, नहीं ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे देखिए, वुड कॉल ऑप्शन सेलर टू गिव हिज एसेट अवे, यानी कि वो एक तरह से कॉल करता है ऑप्शन सेलर को कि वो अपना अंडरलाइंग एसेट कॉल बायर को दे दे। ओके, वाइल पुट, यानी कि वो अपना एसेट्स पुट करता है सेल करने के लिए, तो इसीलिए से इसको नाम पुट दिया हुआ है, पुट ऑप्शन। ओके, while a put buyer would put his asset to sell to buyer of an option. ओके, यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन और डिटेल में समझते हैं। When you buy a call option, you are buying the right to purchase the underlying asset from the seller of that option at a predetermined price, which is called the strike price. तो यहाँ पे वो जो प्राइस जो पहले से फिक्स हुई है उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो उस स्ट्राइक प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, to purchase a call option, you pay the seller of the call a fee known as a premium. ओके, तो वो जो राइट आप बाय कर रहे हैं उससे वो जो एसेट लेने के लिए, तो उसके लिए आप एक छोटी सी प्रीमियम अमाउंट देंगे, उसे प्रीमियम कहते हैं। ओके, व्हेन यू होल्ड अ कॉल ऑप्शन यू होप दैट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक या व्हीट एसोसिएट विद इट विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। सो इसको हम देखेंगे कि एग्जांपल के साथ कि कैसे ये होता है ये। सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फ्यूचर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो यहाँ पे जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट था फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है 3000 जो प्राइस है यहाँ पे ये फिक्स कर दी गई है कि इसी प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब
ऑप्शंस में क्या है, कॉल ऑप्शन अगर कोई बाय करता है तो यानी कि 3000 स्ट्राइक प्राइस का अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय करता है तो यानी कि उसके पास ये राइट है कि वो उस एसेट को 3000 रुपीज पर बाय करेगा 25 दिसंबर 2021 यानी कि एग्जीक्यूशन डेट को। ओके, तो 3000 रुपीज के प्राइस पर वो उसे बाय करेगा। इसके लिए लेकिन मान लो अगर 25 दिसंबर को उस स्टॉक्स की या उस व्हीट की प्राइस 2000 रुपीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली जो जिसे ये बाय करना था वो उस सेलर से क्यों बाय करेगा 3000 पे, क्योंकि मार्केट रेट तो 2000 रुपीज चल रही है। लेकिन उसने एग्रीमेंट किया कि वो 3000 रुपीज पे फार्मर से बाय करेगा, ब्रेड मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे में ब्रेड मैन्युफैक्चरर अगर कॉल ऑप्शन के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसके पास ये एडवांटेज रहता है कि वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे करेगा कॉल ऑप्शन के बाइंग के समय। मान लीजिए 3000 रुपीज पर टन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो वो सिर्फ 500 रुपीज पे करके इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि वो ये बोल रहा है कि मैं 500 रुपीज एज ए प्रीमियम उसे पे कर रहा हूँ और बदले में 25 दिसंबर को वो फार्मर से वो एसेट 3000 रुपीज में बाय करेगा। और अगर 25 दिसंबर को उस एसेट्स की प्राइस 2000 हो जाती है तो वो मार्केट से 2000 रुपीज में व्हीट को बाय कर लेगा और इस एग्रीमेंट से एग्जिट कर लेगा और अपनी 500 रुपीज को वो छोड़ देगा। तो वो जो 500 रुपीज जो है वो ऑप्शन जो सेलर है यानी कि कॉल ऑप्शन जो सेलर है उसका वो प्रॉफिट होगा। सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक बायर और एक सेलर चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन बायर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ब्रेड मैन्युफैक्चर यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर है, उसने एक प्रीमियम अमाउंट देके कॉल ऑप्शन को बाय किया है, यानी कि एक राइट बाय किया है जो जो राइट उसको 25 दिसंबर को उस एसेट्स को दिलवा सकता है। ठीक है, ओके। सो ये कॉल ऑप्शन आ गया। सो इफ द स्टॉक या व्हीट प्राइस इंक्रीजेस इनफ टू एक्सीड द स्ट्राइक प्राइस, यानी कि व्हीट की प्राइस जो है और जो स्ट्राइक प्राइस है जो कि 3000 रुपीज हमने देखी उसके अगर ऊपर निकल जाता है तो यू कैन एक्सरसाइज योर कॉल। तो आपको फायदा होगा कैसे कि मान लीजिए 3000 रुपीज की बजाय अगर मार्केट में प्राइस हो गई 4000, तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं तो ये अंडरलाइंग एसेट ये जो व्हीट है गेहूं है इसको मैं आज 3000 रुपीज पे बाय करूंगा। तो आपके पास ये राइट है कि आप उस एसेट्स को मार्केट प्राइस 4000 होने के बावजूद भी उस एसेट्स को 3000 में बाय कर सकते हैं। और जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसे वो व्हीट आपको 3000 रुपीज में ही देना पड़ेगा मार्केट से 4000 रुपीज में लेके। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर का लॉस होगा और कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने इस प्राइस को पहले ही लॉक कर दिया है 3000 रुपीज पे। ओके, सो देन यू कैन आइदर कीप द शेयर्स और सेल देम फॉर अ प्रॉफिट। ओके, ये हम बाद में देखेंगे। बट व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक गोज डाउन, सेम वही अगर प्राइस अगर नीचे चले जाती है यानी स्ट्राइक प्राइस के नीचे यानी कि जो कि हमने देखा 3000, तो rather than up you let the call option expire and your loss is limited to the cost of the premium। तो जो आपका लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया 500 वही आपका लॉस होगा। तो आप जाके मार्केट से कम रेट पे फिर से उस व्हीट को आप परचेज कर सकते हैं 2000 रुपीज में अगर उसकी प्राइस 2000 रुपीज हो गई है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है इस ब्रेड मैन्युफैक्चरर के पास या हम बोल सकते हैं कॉल ऑप्शन बायर के पास कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है अगर मार्केट प्राइस जो अंडरलाइंग एसेट्स की जो मार्केट प्राइस है वो उसकी स्ट्राइक प्राइस से नीचे चले जाती है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस उसके ऊपर चले जाती है स्ट्राइक प्राइस के तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा के उस एसेट्स को कम प्राइस पे खरीद सकता है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो सेलर है उसके लिए ये एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा अगर कॉल ऑप्शन बायर अपना राइट एग्जीक्यूट करता है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है पुट ऑप्शन। सो व्हेन यू बाय पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं, जैसे कि हमने देखा कि उसे ब्रेड मैन्युफैक्चरर को व्हीट बाय करने हैं तो उसने कॉल ऑप्शन बाय किया। सिमिलर अगर फार्मर को अपना व्हीट सेल करना है तो वो पुट ऑप्शन के थ्रू अपने व्हीट को सेल कर सकता है। तो कैसे, मान लो दो पार्टीज एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, तो व्हेन यू बाय अ पुट ऑप्शन यू आर बाइंग द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो जब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो आपके पास एक राइट है कि आपके पास जो अंडरलाइंग एसेट है वो आप अंडरलाइंग एसेट्स को सेल कर सकते हैं
टू द सेलर ऑफ द ऑप्शन, यानी कि जो पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है उसे आप अपना एसेट सेल कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विच इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। ओके, परचेज अ पुट ऑप्शन, यू पे द सेलर ऑफ द पुट अ फी नोन एज अ प्रीमियम। सेम आपको प्रीमियम के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है, आपको एक स्मॉल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फार्मर है, फार्मर को अपना वीट बेचना है 3000 रुपीज में, तो वो एक 500 रुपीज का प्रीमियम पे करेगा पुट ऑप्शन सेलर को। तो पुट ऑप्शन सेलर को क्या करना पड़ेगा कि उस वीट को 3000 रुपीज में बाय करना पड़ेगा, अगर पुट ऑप्शन बायर अपना राइट एग्जीक्यूट करता है तो। और मान लो एक्सपायरी के दिन यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के दिन अगर वीट की प्राइसेस 2000 रुपीज हो जाती है, यानी कि मार्केट प्राइस से 1000 रुपीज नीचे आ गई, अब तो अब क्या होगा, पुट ऑप्शन बायर जो है वो अपना राइट एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि वो जो अपने वीट है वो 3000 रुपीज में ही बेचेगा, जबकि उस दिन उस वीट की प्राइस 2000 रुपीज होगी। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बायर अपने राइट को एग्जीक्यूट करेगा और उसे उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि वो अपने वीट को मार्केट प्राइस है 2000 लेकिन फिर भी वो सेल कर रहा है 3000 रुपीज में। और यहीं पे पुट ऑप्शन सेलर जो है उसे ये वीट बाय करना पड़ेगा 3000 रुपीज में, जबकि मार्केट प्राइस चल रही है 2000, तो यहाँ पे उसका 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो सेम यहाँ पे भी पुट ऑप्शन सेलर जो है उसके पास कोई राइट नहीं है, मगर उसे एक ऑब्लिगेशन है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा अगर पुट ऑप्शन बायर अपना राइट एग्जीक्यूट करता है तो। वही पुट ऑप्शन बायर के पास एक ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा सकता है अगर एसेट्स की प्राइस नीचे गिर जाती है तो। ओके, स्ट्राइक प्राइस से नीचे गिर जाती है तो वही सेम चीज यहाँ पे दी है। व्हेन यू होल्ड अ पुट ऑप्शन यू होप द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक और वीट एसोसिएटेड विद इट विल डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर। सो आपको अगर लगता है कि आपके एसेट्स की प्राइस डिक्रीज हो सकती है और वो एसेट आप होल्ड करते हैं, तो आप पुट ऑप्शन बाय करके अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हैं। सिमिलर वे कॉल में अगर आपको लगता है कि आपकी एसेट्स, आपको जो एसेट बाय करना है उसकी एसेट की प्राइस इन नियर टर्म में इंक्रीज हो सकती है, तो आज ही आप उसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं कम स्ट्राइक प्राइस पे। सो उसके बाद है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ओके, सो एन ऑप्शन बायर इज वन हु इज विलिंग टू पे अ प्रीमियम इन एडवांस। ओके, सो जो ऑप्शन बायर होता है उसे जो प्रीमियम होता है वो पहले ही एडवांस में पे करना पड़ता है फॉर हैविंग अ राइट, वो जो राइट बाय कर रहा है उस प्रीमियम को देखे उसके लिए। फॉर अ राइट, फॉर हैविंग अ राइट टू बाय और सेल डिपेंडिंग ऑन कॉल एंड पुट, जैसे कि हमने देखा पिछले एग्जांपल्स में, अंडरलाइंग एसेट ऑन एक्सपायरी। ओके, एंड एन ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर कौन होता है, इज वन हु रिसीव्स अ प्रीमियम, तो जिसे वो प्रीमियम मिलता है वो ऑप्शन सेलर होता है एज अ फी फॉर सरेंडरिंग हिज राइट ऑन एसेट टिल एक्सपायरी। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस था। उसके बाद है रिस्क से रिलेटेड। सो जो रिस्क है इज लिमिटेड टू ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है उसकी रिस्क इसलिए लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट पे कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के दिन अगर उससे लगता है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है सिर्फ अपने प्रीमियम अमाउंट जो है उसे ऑप्शन सेलर्स को दे के। तो यानी कि उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वही उसका लॉस होगा। सो द रिस्क इज लिमिटेड बट रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड टू ऑप्शन बायर एज द अंडरलाइन कैन राइज और फॉल टू एन एनी एक्सटेंट। तो रिवॉर्ड जो है यहाँ पे अनलिमिटेड होता है ऑप्शन बायर का, क्योंकि वो जो अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस हैं वो कितना भी ऊपर जा सकते हैं अगर उसने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो, और कितना भी नीचे आ सकते हैं उसने अगर पुट ऑप्शन बाय किया है तो यहाँ पे उसका जो रिवार्ड है वो अनलिमिटेड है और जो रिस्क है वो सिर्फ जो प्रीमियम पे किया है उतनी ही रिस्क है। मगर ऑप्शन सेलर के हिसाब से अगर देखें तो रिस्क इज अनलिमिटेड, तो रिस्क जो है वो अनलिमिटेड रिस्क है ऑप्शन सेलर के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज रिसीव्ड। सो जो उसको जो प्रीमियम मिला है बस वही उसका प्रॉफिट है, वही उसका रिवॉर्ड है, तो लिमिटेड प्रॉफिट है उसका। लेकिन जो रिस्क है वो अनलिमिटेड इस तरह से कि जो स्टॉक्स है या जो वीट के प्राइसेस है वो अनलिमिटेड प्राइस, यानी कि अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ ऊपर इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस। ओके, so buyer has a right and seller has the obligation to execute the contract। so ये लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑप्शन का जो बायर होता है उसके पास राइट होता है और जो सेलर होता है उसे वो ऑब्लिग्ड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए।
ओके, अब एक और एग्जांपल देखेंगे, स्टॉक्स का एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि लास्ट में तो हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए हम इतना सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कॉल बाय, यानी कि मान लो आप कॉल बाय करते हो। अब मान लो एसबीआई जो स्टॉक है वो 400 रुपीज पर शेयर पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है जिसमें आपको वो एसबीआई 400 रुपीज में बाय करना है। 30 सितंबर को आप चाहते हैं कि वो एसबीआई आप बाय कर लें। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आज उसकी प्राइस 400 है, लेकिन 30 सितंबर को इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो आपको आज ही उसकी प्राइस जो है वो लॉक करनी है। तो आप क्या करते हैं, 10 रुपीज का जो प्रीमियम है वो आप पे करते हैं एक लॉट पे। सो तो 10 रुपीज का प्रीमियम पे करते हैं ऑप्शन सेलर को, कॉल ऑप्शन सेलर को, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सो जो प्रीमियम पेड बाय कॉल बायर। सो और हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉट साइज में एंटर करने पड़ते हैं। यानी कि एक स्टॉक की प्राइस 400 है, तो आप केवल एक स्टॉक नहीं बाय या सेल कर सकते, आपको मिनिमम जो लॉट साइज होती है 500। यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जांपल लॉट साइज 500 है, तो आपको मिनिमम 500 शेयर्स तो बाय या सेल करने ही पड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओके, सो अगर आप एक लॉट में बाय करते हैं, यानी कि प्रीमियम पेड बाय कॉल बायर, तो एक लॉट की जो प्राइस है वो होगी 5000 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम है इंटू 500, तो 5000 रुपीज आप देख के इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। सो द प्रीमियम पेड बाय कॉल बायर इज 5000 विच इज हिज मैक्सिमम लॉस। तो यही उसका जो रिस्क है यहाँ पे, ये लिमिटेड है कि अगर मान लीजिए 30 सितंबर को स्टॉक की प्राइस 400 के नीचे चली जाती है, यानी कि 350 रुपीज 360 रुपीज चले जाती है, तो ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन बायर जो है वो कॉल ऑप्शन सेलर से उस स्टॉक्स को 400 में क्यों बाय करेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 350 है। तो वो क्या करेगा, वो अपने इस 5000 रुपीज को छोड़ देगा एज ए लॉस, और मार्केट से वो स्टॉक्स को 350 या 360 में बाय कर लेगा। लेकिन मान लीजिए 30 सितंबर को स्टॉक्स की प्राइस हो जाती है 450, तो अब क्या करेगा कॉल ऑप्शन बायर, अब कॉल ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन सेलर के पास जाएगा और उसे बोलेगा कि मुझे ये स्टॉक्स अब 400 रुपीज में दे दे, क्योंकि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके लिए मैंने तुझे 5000 रुपीज एज अ प्रीमियम दिया था। तब क्या होगा, ऑप्शन बायर विल गेट द स्टॉक एट ₹400 एंड कैन सेल द स्टॉक एट ₹450 इन मार्केट। तो ऑप्शन बायर जो है, जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया है, 400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय किया है 5000 रुपीज देके, वो अब कॉल ऑप्शन सेलर से उस स्टॉक्स को 400 रुपीज में बाय करके तुरंत मार्केट में 450 में बेच देगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 450 चल रही है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि स्टॉक्स कितना भी ऊपर जा सकता है, 450 है, 500 हो सकता है, 600, 700। तो यहाँ पे इसलिए कॉल ऑप्शन बायर्स का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड है, और जो रिस्क है वो सिर्फ जो प्रीमियम अमाउंट है उतनी ही रिस्क है। वहीं ऑप्शन जो सेलर है उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है 5000, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि स्टॉक्स कितना भी ऊपर जा सकता है। तो ये जो कॉल ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन बायर को ये राइट देता है कि वो अंडरलाइंग एसेट्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, यानी कि यहाँ पे 400 है प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड डेट, यानी 30 सितंबर को कॉल ऑप्शन बायर स्टॉक्स को 400 रुपीज पे बाय कर सकता है। अब उस दिन जो प्राइस रहेगी, अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस स्टॉक्स को 400 रुपीज में बाय कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हुई है, 350 हो गई है, तो तब भी उसके पास एक ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो सकता है। अपना 5000 का प्रीमियम का जो लॉस है वो उसे बेयर करना पड़ेगा। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस था। यहाँ पे जो जैसे हमने देखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही है। लेकिन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस के थ्रू आपको ये अलग से राइट मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी सेम उसी की तरह रिवर्स है कॉल ऑप्शन की तरह, ये आपको कोई भी अंडरलाइंग एसेट सेल करने का राइट देता है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई जो है 400 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है, आपने पुट ऑप्शन को बाय किया है 10 रुपीज, सेम 5000 रुपीज का प्रीमियम देके एक पुट ऑप्शन बाय किया। पुट ऑप्शन बाय किया यानी कि क्या किया, आपने एक राइट बाय किया है कि आप इस स्टॉक्स को 400 रुपीज पे 30 सितंबर को सेल करेंगे एसबीआई के स्टॉक को। यानी आपके पास एसबीआई के स्टॉक्स हैं जो कि आप 400 रुपीज में सेल करना चाहते हैं 30 सितंबर को, तो इसके लिए आपने पुट ऑप्शन बाय किया।
तो मान लीजिए अब एक्सपायरी के दिन एसबीआई जो है वो 350 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब पुट ऑप्शन बायर के पास क्या फायदा या क्या राइट है कि वो स्टॉक्स को 400 रुपीज में सेल कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा कि पुट ऑप्शन सेलर के पास जाएगा और उसे अपने स्टॉक्स 400 रुपीज में सेल करेगा, लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो 350 है। तो मार्केट प्राइस 350 होने के बावजूद वो अपने स्टॉक्स 400 रुपीज में सेल कर सकता है। तो यानी कि वो दो चीजें कर सकता है, मार्केट से 350 में ये स्टॉक्स लेके 400 रुपीज में उसे फिर से सेल कर देगा। तो इसे यहाँ पे 50 रुपीज का फायदा होगा। तो जो ऑप्शन बायर है विल सेल द स्टॉक एट ₹400 एंड कैन बाय द स्टॉक एट ₹350 इन मार्केट मेकिंग प्रॉफिट ऑफ ₹50 ऑन ईच स्टॉक -10। जो और जो प्रीमियम पेड किया है उसे माइनस करके देखेंगे तो भी 20,000 रुपीज का यहाँ पे पुट ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो इन द सेम वे, तो आप सोचोगे कि पुट ऑप्शन जो सेलर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों सेल करेगा। तो जब पुट ऑप्शन सेलर को ये लगेगा कि ये स्टॉक्स 400 के नीचे नहीं जाएगा, ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, 400 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स चला गया मान लो, तो पुट ऑप्शन बायर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो 400 रुपीज में अपने स्टॉक्स को पुट ऑप्शन सेलर को क्यों बेचेगा जब मार्केट में उस स्टॉक्स की प्राइस ज्यादा होगी। मान लीजिए मार्केट में उसकी प्राइस हो जाती है 450 रुपीज। अगर मार्केट में प्राइस 450 है और उसने ऑप्शन सेलर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपने स्टॉक्स को 400 रुपीज पे बेचेगा, लेकिन 30 सितंबर को उसने देखा कि उसकी स्टॉक्स की प्राइस तो 450 रुपीज है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो जाएगा। उसके पास एक ऑप्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट होने का, लेकिन बदले में उसे ये 5,000 रुपीज का लिमिटेड लॉस बेयर करना पड़ेगा और वो अपने स्टॉक्स को 450 रुपीज में मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे के वीडियोस में भी हम और डिटेल्स में देखेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। इसका लाइव एग्जांपल हम लेंगे, लाइव ट्रेडिंग करके भी हम इसे सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।